हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुधांशु एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आशीष तिवारी। आज का वीडियो हिंदी गद्य विकास के विविध हिंदी है सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट और एग्जाम फोकस वीडियो रहने वाला है। तो स्टूडेंट, अब एग्जाम दूर नहीं है और हम सब जानते हैं कि ड्यू सोल के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में वही चीजें आती है जो स्मार्ट स्टडी करने वाले स्टूडेंट पहले से ही कवर कर लेते हैं। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, वो भी इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मीडियम में, जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमने रैंडम नहीं उठाए बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशन के बेस पर केयरफुल्ली सेलेक्ट किया है। तो अगर आपने ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए तो मान लो एग्जाम में 80 से 90% पेपर आपका यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम पर्पज से बहुत होती है। ओनली इस वीडियो से ही आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में, अदर किसी वीडियो की नीड आपको नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, जिससे आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिववे भी आप सभी के लिए। तो वीडियो के बीच में हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के 3 लक्की विनर्स को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये विनर निकलते ही विनर को हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल फॉलो करके रखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो स्टूडेंट, वीडियो को पूरा देखो, स्किप नहीं करना है, क्योंकि जो गिववे का क्वेश्चन है वो किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात, हमारे लेक्चर फ्री है आपके लिए, एकदम 100% फ्री वीडियो सीरीज। लेकिन अगर आप इन्हीं लेक्चर के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स चाहते हो तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। तो स्टूडेंट, प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है एंड कॉम्बो पैक में आपके लिए ऑफर्स भी है। तो अगर आप सिंगल 1 नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस ओनली 45 रुपीज है, एंड अगर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट के नोट्स लेते हैं तो फिर उसका प्राइस आपको 40 रुपए पर नोट्स के अकॉर्डिंग पड़ेगा। तो जिन स्टूडेंट का 6 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होगा, अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहता है तो आपको 5 नोट्स ही लेने पड़ेंगे, 1 नोट्स आपको फ्री में मिलेगा। ऐसे ही जिन स्टूडेंट के 7 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होता है और अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट का कॉम्बो लेना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट्स को भी ओनली 6 सब्जेक्ट के नोट्स लेने होंगे, 1 नोट्स आपको भी फ्री मिलेगा। तो बस एक छोटा सा मैसेज करना है गिवन नंबर पर जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आई नीड नोट्स, एंड नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर भी देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं हम हमारे बीकॉम प्रोग्राम के सेमेस्टर 3rd और 4th का हिंदी गद्य विकास के विविध चरण हिंदी खै, जो कि हमारा जेनरिक इलेक्टिव यानी कि जीई का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर किसी स्टूडेंट को इन्हीं सब्जेक्ट को डीपली पढ़ना होगा तो हमने इनकी चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उनको भी जाकर देख सकते हो। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर को लेकर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये हमारे क्वेश्चन एंड आंसर है इसमें हमने टोटल 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो ये जो 10 क्वेश्चन है इसमें हमने ये 10 क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को 2 टाइप से पूछा हुआ, जैसा कि आप देख भी सकते हो। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, क्योंकि जो ये 2 टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपके एग्जाम में इस टाइप से या इस टाइप से किसी भी टाइप से कोई भी क्वेश्चन आता है या इनसे रिलेटेड कोई टॉपिक आता है तो आपको यही आंसर लिखना है, आपके लिए यही आंसर इनफ होगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे पूछा गया है, निबंध विधा पर लेख लिखिए अथवा हिंदी साहित्य में निबंध के विकास और स्वरूप पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर हम पे निबंध विधा पर लेख और उसके विकास और स्वरूप के बारे में पूछा गया है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय यानी कि एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो परिचय में हम देखेंगे, हिंदी साहित्य की प्रमुख विधाओं में निबंध एक महत्वपूर्ण गद्य विधा है। तो स्टूडेंट, निबंध हिंदी साहित्य की वह विधा है जहां पर लेखक सीधे अपने पाठकों से संवाद करता है। तो स्टूडेंट, न तो इसमें पूरी कहानी होती है न ही कविता जैसी तुकबंदी, बल्कि इसमें विचार, अनुभवों और भावनाओं का एक सुंदर मेल होता है। अगर मैं आसान शब्दों में कहूं कि निबंध लेखक के मन की आवाज है। तो स्टूडेंट, जैसे जब कोई व्यक्ति समाज की बुराइयों पर सोचता है, देश की हालत पर मनन करता है या जीवन के किसी अनुभव को गहराई से समझता है तो वही सोच निबंध बन जाती है। तो निबंध को साहित्य का वह रूप कहा जाता है जहां लेखक की विचारशीलता, विवेक और शैली की सुंदरता एक साथ दिखाई देती है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मुख्य वाक्य का आता है, जिसमें हम बात करेंगे निबंध का विकास
और उसके स्वरूप को लेकर। तो चलिए अब हम निबंध का अर्थ और उसका स्वरूप समझ लेते हैं। तो निबंध का अर्थ सबसे पहले हम देखेंगे। निबंध शब्द का अर्थ है किसी विषय पर विचारपूर्ण और व्यवस्थित लेख। तो स्टूडेंट जो निबंध शब्द का अर्थ है वे है किसी विषय पर सुव्यवस्थित और विचारपूर्ण लेखन, उसको ही हम निबंध कहते हैं। तो अंग्रेजी के ऐसे शब्द से प्रेरित होकर हिंदी निबंध का जो विकास है वो हुआ। और निबंध की जो प्रमुख विशेषता है वो है विचारात्मकता, यानी कि अब किसी विषय पर विचार, तर्कशीलता यानी कि तर्क और भावनाओं को स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत करना। और इसमें जो लेखक होता है उसके व्यक्तित्व की झलक, उसके भाषा की सादगी और सौंदर्य, भाव और बुद्धि का संतुलन हमें देखने को मिलता होता है। तो इसमें बंधन नहीं होता, लेखक को विचारों की पूरी स्वतंत्रता इसमें हमें देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट विशेषता यही है, जैसे कि मैंने अभी बताया, विचारात्मकता और तर्कशीलता, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति, भाषा की सादगी और सौंदर्य, रचना में तार्किकता और कलात्मकता का संतुलन। तो ये सभी थी हमारी निबंध के स्वरूप की प्रमुख विशेषता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट, वो आता है हिंदी निबंध का ऐतिहासिक विकास। तो अब हम हिंदी निबंध के ऐतिहासिक विकास के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट हिंदी निबंध के यात्रा को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है भारतेंदु युग, जो कि हमारा 1868 से 1900 तक चला। तो हिंदी निबंध की नींव इसी युग में रखी गई थी। तो स्टूडेंट इसे हिंदी निबंध की नींव कहा जाता है। और इस समय के निबंध का जो उद्देश्य था वो था सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय भावना और जन जागरण और राष्ट्रीय चेतना को जागरूक करना। और यहाँ के जो प्रमुख लेखक थे स्टूडेंट, वे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। तो ये जो लेखक थे इन्होंने निबंधों के माध्यम से समाज की कुरीतियों पर प्रहार किया था। तो यहाँ की इस समय की जो निबंध की भाषा थी वो थी सरल, व्यंग्यपूर्ण और जन साधारण। तो स्टूडेंट आम जनता के अनुरूप वो भाषा थी। तो मान लीजिएगा समाज में अंधविश्वास फैला हो तो भारतेंदु जी के निबंध लिखकर सीधे जनता से सवाल करते थे। तो यही था भारतेंदु युग। इसके बाद सेकंड हमारा आया द्विवेदी युग। और द्विवेदी युग हमारा जो चला वो 1900 से 1920 तक चला। तो स्टूडेंट इस युग में जो निबंध था वो और ज्यादा गंभीर और अनुशासित हो गया था। तो इस युग के निबंध में गंभीरता, तर्क, नीति और साहित्य सौंदर्य आ गया था। इस समय के जो प्रमुख लेखक थे वे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद और माखनलाल चतुर्वेदी। तो स्टूडेंट ये जो लेखक थे इन्होंने नैतिकता, देशभक्ति, साहित्यिक चेतना, इन सभी पर निबंध लिखे, यही इनके विषय थे। और यहाँ पर जो निबंध था वो सोचने पर मजबूर हो जाता था। और यहाँ की जो भाषा थी वो शुद्ध और गंभीर भाषा थी। तो द्विवेदी युग में ये निबंध का हमारा विकास था। उसके बाद थर्ड हमारा छायावादी युग आया, छायावाद युग आया। तो छायावाद युग हमारा 1920 से 1937 तक चला। तो स्टूडेंट अब जो निबंध था वो भावनात्मक और आत्म अनुभूति से भरा हो गया था। उसमें सौंदर्य परक और आत्म अनुभूतिपूर्ण वो बन गया था। इस समय के जो प्रमुख लेखक थे जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सभी निबंध को कलात्मक और दार्शनिक ऊंचाई प्रदान इन्होंने करी। इनकी जो भाषा थी, इनके निबंधों में जो भाषा थी वो थी कोमल, काव्यात्मक और प्रभावशाली। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो निबंध था वो दिल से निकलकर दिल तक पहुंचता है। तो यही था छायावाद युग। इसके बाद सेकंड हमारा जो है वो हमारा आधुनिक युग आया। तो आधुनिक युग हमारा 1938 से वर्तमान तक चलता आ रहा है। तो स्टूडेंट इस दौर में जो निबंध का दायरा था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था, विषयों का विस्तार हो गया था। तो अब इसमें राजनीति, समाज, संस्कृति, मनोविज्ञान, विज्ञान और तकनीक को भी शामिल किया गया है। इस समय के जो प्रमुख लेखक थे जैसे कि हरिशंकर प्रसाद, शरद जोशी, विद्याभूषण विद्यालंकार जैसे जो व्यंग्यकार थे स्टूडेंट, उन्होंने निबंधों में हास्य, व्यंग्य के माध्यम से समाज की जो सच्चाई है उसको उजागर किया। और आज का जो निबंध है वो विचारशीलता, यथार्थ और मानवीय सरोकारों का भी प्रतीक है। तो यही था हमारा आधुनिक युग। तो ये मैंने आपको बताई हमारे निबंध की विकास यात्रा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट, वो हमारा आता है निबंध के प्रकार को लेकर। तो अब हम निबंध के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। तो निबंध के हमारे स्टूडेंट 4 प्रकार होते हैं। फर्स्ट हमारा व्यक्तिगत निबंध, जिसमें कि लेखक के अनुभव, उसकी भावनाएं और उसके विचार होते हैं, जैसे कि महादेवी वर्मा का स्मृति चिन्ह हो गया। सेकंड हमारा जो निबंध होते हैं वे होते हैं विचारात्मक निबंध, जो कि किसी एक विषय पर तर्कपूर्ण विचार देते हैं,
यानी कि इसमें तर्क और सोच की बात की जाती है, जैसे कि हमारा द्विवेदी जी के निबंध हो गए। थर्ड हमारा आता है व्यंग्यात्मक निबंध, जिसमें कि समाज की बुराइयों पर हास्य के माध्यम से प्रहार किया जाता है, यानी कि इन निबंध में हंसी में सच्चाई छुपी होती है, जैसे कि हरिशंकर परसाई के निबंध हो गए। इसके बाद फोर आता है आलोचनात्मक निबंध, जिसमें साहित्य और कला की समीक्षा की जाती है, जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध हो गए। तो स्टूडेंट यही थे हमारे निबंध के प्रकार, जो कि मैंने आपको बता दिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है, और अंत में हम कह सकते हैं कि जो हिंदी निबंध है वो केवल एक लेखन ही नहीं बल्कि एक विचारों की जीवंत धारा है। तो हिंदी निबंध विधा ने साहित्य को विचार, सौंदर्य, तर्क और अभिव्यक्ति की नई दिशा दी है, और ये लेखन ही नहीं बल्कि विचारों का सजीव प्रवाह है, जो कि पाठकों को सोचने पर विवश करता है। तो स्टूडेंट इसने समाज को सोचने की दिशा प्रदान करी, और भारतेंदु युग से लेकर जो हमारा आधुनिक युग है, इस समय में सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय विकास में इसने बड़ी भूमिका निभाई। तो आज भी जो स्टूडेंट निबंध है वो हिंदी साहित्य की सबसे जीवंत और लोकप्रिय और चिंतनशील विधा मानी जाती है। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि निबंध हमारी वो विधा है जिसमें लेखक अपनी विचारधारा, भावनाएं और अनुभव सहजता से प्रकट करता है। तो स्टूडेंट जहाँ विचार जीवित हो और शब्द ईमानदार हो तो वही निबंध जन्म लेता है। तो स्टूडेंट इसका विकास भारतेंदु युग से आरंभ होकर आधुनिक युग में विचार, व्यंग और यथार्थ तक पहुंच गया, और निबंध हिंदी साहित्य में सबसे जीवंत, प्रभावशाली और चिंतनशील विधा मानी जाती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कहानी विधा का सामान्य परिचय दीजिए, अथवा हिंदी कहानी की उत्पत्ति और विकास का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमसे कहानी विधा का परिचय और उसके उत्पत्ति और विकास के बारे में पूछा चला गया है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो परिचय में हम देखेंगे हिंदी साहित्य की सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली विधाओं में से एक है कहानी। तो स्टूडेंट जो कहानी है वो हिंदी साहित्य की वह विधा है जो कि जीवन को सीधे हमारे सामने रख देती है। तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है, इसमें हमारी कल्पना, यथार्थ, भावनाएं और गहरा संदेश सब इसमें छुपा होता है। तो यहाँ पर जो कहानी होती है स्टूडेंट, वो कम शब्दों में जीवन की बड़ी सच्चाई कहने की एक कला होती है। तो अगर जो निबंध है वो दिमाग से बात करता है, जो कहानी है वो सीधे दिल से जुड़ती है। तो कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि जीवन के सत्य और समाज की स्थितियों को उजागर करना भी है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मुख्य भाग का आता है, जिसमें हम बात करेंगे हिंदी कहानी की उत्पत्ति और उसके स्वरूप को लेकर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर कहानी का अर्थ क्या होता है। तो उसकी उत्पत्ति से पहले हमें उसके अर्थ को जानना होगा। तो कहानी स्टूडेंट वह साहित्यिक रचना है जो कि जीवन को किसी एक घटना या अनुभव को संक्षिप्त, प्रभावशाली और सजीव रूप में प्रस्तुत करती है। तो इसके प्रमुख तत्व जैसे कि पात्र, कथानक, संवाद, परिवेश, उद्देश्य, तो स्टूडेंट ये सभी इसके प्रमुख तत्व होते हैं। तो प्रेमचंद की कहानी ईदगाह सिर्फ एक मेले की कहानी नहीं है, वह गरीबी, त्याग और बच्चे की मासूम समझ की भी कहानी है। तो चलिए अब हम कहानी की उत्पत्ति के बारे में बात कर लेते हैं। तो हिंदी कहानी का आरंभ गद्य के विकास के साथ हुआ। तो स्टूडेंट जो कहानी है वो अचानक पैदा नहीं हुई, इसकी जो जड़ें थी वे थी लोक कथाएं में, दंत कथाएं में और पौराणिक कथाएं में। लेकिन अगर हम आधुनिक हिंदी कहानी का जन्म देखें स्टूडेंट, वो हमारा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था, और जब हमारा समाज बदल रहा था, अंग्रेजी शासन था और आम आदमी की पीड़ा बढ़ रही थी, तब जो हमारी कहानी थी वो बनी जनता की आवाज, और इसका उद्देश्य था जीवन के यथार्थ को साहित्यिक रूप में प्रस्तुत करना। तो स्टूडेंट ये थी हमारी कहानी की उत्पत्ति। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कहानी का प्रारंभिक विकास। तो अब हम बात कर लेते हैं कहानी का विकास। तो अब हम कहानी के विकास को अलग अलग युगों में समझते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग हमारा 1868 से 1900 तक चला। तो इस युग में कहानी लेखन का प्रारंभिक रूप देखने को मिलता है। तो इसे हिंदी कहानी का प्रारंभिक चलन भी स्टूडेंट कहा जाता है। इसकी विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता थी सामाजिक सुधार, नैतिक शिक्षा
और राष्ट्रीय भावना यानी कि राष्ट्रीय चेतना। और इस समय के जो प्रमुख लेखक या प्रमुख रचनाकार थे वे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। तो स्टूडेंट यहाँ इस दौर की जो कहानियां थी वे कथानक प्रधान और उद्देश्य परक थी, यानी कि कहानियां तो सरल थी लेकिन उद्देश्य साफ था, समाज को जगाना। तो स्टूडेंट उस समय कहानी ऐसे लिखी जाती थी जैसे कोई बुजुर्ग समाज को समझा रहा हो। तो ये तो हमारा भारतेंदु युग था। उसके बाद सेकंड हमारा द्विवेदी युग में बात करें तो द्विवेदी युग हमारा 1900 से 1920 तक चला। तो इस काल में कहानी का साहित्यिक रूप ग्रहण किया। तो स्टूडेंट अब जो कहानी थी वो थोड़ी गंभीर हो गई और इस समय की कहानी की विशेषता थी कि भाषा शुद्ध हुई, नैतिकता और नीति पर जोर दिया गया और यथार्थ का परिवेश इसमें हो गया था। तो लेखक अगर हम बात करें जैसे कि हमारे किशोरी लाल गोस्वामी जी की कहानियां हो गई, तो स्टूडेंट कहानी अब सिर्फ उपदेश नहीं रही बल्कि समाज का आईना भी बनने लगी थी। तो यही तो द्विवेदी युग। इसके बाद थर्ड आया प्रेमचंद युग। तो प्रेमचंद युग हमारा 1920 से 1936 तक चला। तो हिंदी कहानी का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो स्टूडेंट इसे कहा जाता है हिंदी कहानी का स्वर्ण युग। तो जो प्रेमचंद थे उन्होंने कहानी को किसान, मजदूर, स्त्री, समाज के शोषित वर्ग इन सभी से जोड़ दिया था। इनकी जो प्रमुख कहानी थी जैसे कि पूस की रात, ईदगाह, दो बैलों की कथा, नमक का दरोगा, तो ये जो सभी कहानियां थी ये हमारे प्रेमचंद जी की प्रमुख रचनाएं थी। तो प्रेमचंद ने कहानी को भावनात्मक गहराई और सामाजिक चेतना दी। तो प्रेमचंद की कहानी कागज से उतरकर जमीन पर आई। तो यही था हमारा प्रेमचंद युग। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है प्रेमचंदोत्तर युग। तो प्रेमचंदोत्तर युग हमारा 1937 से 1950 तक चला। तो इस युग में कहानी में मनोवैज्ञानिकता, व्यक्तित्व, जीवन और आंतरिक संघर्ष का चित्रण हुआ। तो अब कहानी में आया मनोवैज्ञानिक मोड़। इस समय के जो विषय थे वे थे आंतरिक संघर्ष, व्यक्ति की मानसिक स्थिति और आत्मचिंतन। इस समय के जो लेखक थे जैसे कि जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, इलाचंद्र जोशी, सुदर्शन। तो स्टूडेंट ये सभी लेखक थे, इन्होंने कहानी को दार्शनिक और आत्मनिष्ठ दिशा प्रदान करी। तो कहानी अब बाहर की नहीं अंदर की यात्रा करने लगी। तो स्टूडेंट यही था हमारा प्रेमचंदोत्तर युग। इसके बाद नेक्स्ट आया नई कहानी आंदोलन जो कि हमारा 1950 से 1970 तक चला। तो स्टूडेंट इस दौर में कहानी में यथार्थवाद और मानवीय संबंधों की जटिलता को प्रमुखता दी गई। तो ये दौर आधुनिक सोच का था। इसकी जो विशेषताएं थी वे थी यथार्थवाद, रिश्तों की जटिलता और शहरी जीवन की समस्याएं। तो इस समय के जो लेखक थे जैसे कि निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, इन सभी ने कहानी को आंतरिक मनोविज्ञान और आधुनिक जीवन की समस्याओं से जोड़ा। तो कहानी अब सवाल पूछने लगी कि क्या सच में हम खुश हैं। तो स्टूडेंट यही था नई कहानी आंदोलन। इसके बाद नेक्स्ट आता है आधुनिक युग जो कि हमारा 1970 के बाद आया। तो अब जो कहानी थी उनमें नारी चेतना, ग्रामीण शहरी संघर्ष, सामाजिक असमानता, राजनीति, तर्क, तकनीक और समकालीन जीवन जैसे विषय शामिल हो गए। तो आज की कहानी जिसे हम कहते हैं जिनमें कि स्त्री चेतना, राजनीति, तकनीक, सामाजिक असमानता ये सब हमें देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट कहानी अब केवल कथानक या कोई दस्तावेज नहीं बन गई जो कि समाज की सच्चाई दर्ज करती थी, बल्कि हमारे विचार, प्रयोग और यथार्थ का दस्तावेज भी वो बन चुकी थी। तो यही था हमारा कहानी का विकास। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हिंदी कहानी की विशेषताओं को लेकर। तो अब हम हिंदी कहानी की विशेषताएं देख लेते हैं। तो स्टूडेंट इनमें संक्षिप्तता थी, प्रभावशीलता थी, जीवन का यथार्थ चित्रण था, साथ ही भावनात्मक गहराई, चरित्रों की मनोवैज्ञानिक गहराई, स्पष्ट संदेश और स्पष्ट उद्देश्य होते थे, साथ ही भाषा की सादगी और प्रभावशाली प्रयोग की गई थी। तो स्टूडेंट यही थी हमारी हिंदी कहानी की विशेषताएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। और निष्कर्ष में अंत में कह सकते हैं कि जो हिंदी कहानी है उसने साहित्य को जन जन से जोड़ा, वो उसने साहित्य को नई दिशा प्रदान करी। तो स्टूडेंट प्रेमचंद ने इसे जनता की आवाज बनाया और आधुनिक लेखकों ने इसे आत्मचिंतन दी। तो स्टूडेंट आज जो कहानी है वो सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि हमारे मानव जीवन, हमारे समाज का एक आईना है। तो कहानी छोटी हो सकती है स्टूडेंट, लेकिन उसका जो असर है वो जीवन भर रहता है। तो कहानी विधा हिंदी साहित्य की सबसे सशक्त और प्रभावशाली विधा है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 2। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया चीफ की दावत कहानी में मां की स्थिति के विषय में लिखे, अथवा चीफ की दावत कहानी में मध्यम वर्गीय परिवार की स्त्री की भावनाएं और संघर्षों का चित्रण कीजिए। तो यहाँ पर हमसे दो चीजें पूछी गई है, मां की स्थिति और सेकंड मध्यम वर्गीय परिवार की स्त्री की भावनाएं और संघर्षों के बारे में।
तो चलिए इस कहानी की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो परिचय में हम देखेंगे चीफ की दावत प्रसिद्ध कहानीकार भीष्म साहनी की एक अत्यंत मार्मिक और यथार्थवादी कहानी है। तो स्टूडेंट, चीफ की दावत एक अत्यंत मार्मिक और यथार्थवादी कहानी है। इसके लेखक भीष्म साहनी है जो कि समाज की सच्चाइयों को बहुत ही सादगी से सामने रखते हैं। तो स्टूडेंट, इस कहानी का जो स्टूडेंट केंद्र था न कोई बड़ा हादसा न कोई लंबी घटना, बल्कि एक साधारण सी दावत जो कि एक माँ के जीवन की असाधारण पीड़ा को उजागर कर देती है। तो स्टूडेंट, इस कहानी में लेखक ने मध्यम वर्गीय परिवार के भीतर स्त्री की स्थिति और उसके संघर्ष, त्याग और भावनात्मक द्वंद को अत्यंत सजीव रूप से प्रस्तुत किया। तो कहानी का केंद्र पात है एक माँ जो घर की आर्थिक स्थिति, सामाजिक दिखावे और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच झूलती है। तो स्टूडेंट, ये जो कहानी है सिर्फ एक दावत की तैयारी नहीं थी, ये बल्कि एक मध्यम वर्गीय जीवन की त्रासदी और स्त्री के मौन संघर्षों की कथा है। तो स्टूडेंट, यह कहानी हमें दिखाती है कि मध्यम वर्गीय परिवार में माँ की स्थिति क्या होती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कहानी का संक्षिप्त सार। तो अब हम कहानी के संक्षिप्त सार के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि अभी बताया, कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार की है। तो एक दिन खबर आती है स्टूडेंट कि घर में चीफ साहब दावत पर आने वाले हैं। तो क्या होता है, अब घर में हलचल मच जाती है, पूरा परिवार उत्साह और चिंता में डूब जाता है। तो स्टूडेंट, घर में सफाई, खाने की तैयारी, खर्च की चिंता और सामाजिक दिखावे का दबाव आने लगा। तो इन सब के बीच में जो माँ थी वो अकेले खड़ी थी। वो ही घर में सीमित संसाधनों में सब कुछ संभालती थी और अपनी इच्छाओं को दबाकर दूसरों की खुशी में खुश रहती थी। तो स्टूडेंट, इन सब के बीच में माँ अकेली खड़ी थी। वह सीमित पैसे में सब इंतजाम करती, अपनी इच्छाएं दबाती, यहाँ तक कि अपने गहने बेचने को भी तैयार हो जाती है। लेकिन इस सब के बावजूद भी कोई उसके मन की हालत नहीं पूछता। तो स्टूडेंट, इस कहानी से के अंत में यही स्पष्ट होता है कि उसके त्याग और परिश्रम का कोई भी मूल्य नहीं समझा गया है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा कहानी का संक्षिप्त सार जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है माँ की स्थिति का चित्रण। तो अब हम समझते हैं कि कहानी में माँ की स्थिति कैसे दिखाई गई है। तो सबसे पहला आता है त्याग और संघर्ष की प्रतीक। तो माँ कहानी का सबसे संवेदनशील पात्र है। तो जो माँ थी वो इस कहानी में त्याग की मूर्ति बनकर सामने आती है। वह घर की आर्थिक तंगी से जानती है, फिर भी परिवार की इज्जत, यानी कि जो चीफ की जो दावत थी उसके लिए वो सब कुछ सहती थी, अपने गहने तक बेचने को तैयार हो गई थी ताकि जो परिवार की प्रतिष्ठा है वो बनी रही। तो स्टूडेंट, वह हर काम अपने सीमाओं में रहकर करती और अपना सुख परिवार की खुशी में ढूंढती थी। तो वह अपने गहने बेचने का फैसला करती है, लेकिन किसी को यह नहीं लगता कि यह उसके आत्मसम्मान पर चोट है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा त्याग और संघर्ष की प्रतीक। सेकंड आता है भावनात्मक पीड़ा और मौन संघर्ष। तो माँ की जो सबसे बड़ी पीड़ा थी स्टूडेंट, वो था उसका जो परिश्रम था उसका कोई सम्मान नहीं करता था। तो माँ की सबसे बड़ी त्रासदी उसका मौन था। पति उसे सामान्य गृहिणी समझता था, बच्चे उसकी मेहनत का स्वाभाविक मान लेते थे और बाहर से वह शांत है, लेकिन भीतर उसके गहरा दर्द छुपा था। वो अकेली, थकी हुई और आहत थी। और ये जो मौन है ये भारतीय मध्यम वर्गीय स्त्री की पहचान बन चुका है। तो स्टूडेंट, ये हमारे भारतीय गृहिणी की सामान्य नियति बन चुकी है। तो यही था भावनात्मक पीड़ा और मौन संघर्ष। इसके बाद थर्ड टॉपिक आता है सामाजिक प्रतिष्ठा की चिंता। तो स्टूडेंट, कहानी दिखाती है कि जो मध्यम वर्गीय दिखावे के बोझ तले वे दब जाते हैं। इज्जत बचाने के लिए वे अपने जो परिवार है उसको ऊपर दिखाने की कोशिश करती है। तो माँ जानती है कि ये जो दावत है ये बेकार है, इससे घर को कोई फायदा नहीं होगा, फिर भी वो सब कुछ करती है ताकि जो समाज में इज्जत है वो बची रहे। और यहाँ पर जो माँ है वो समाज और परिवार के बीच पिसती हुई नजर आती है। तो ये था सामाजिक प्रतिष्ठा की चिंता। इसके बाद फोर्थ आता है मध्यम वर्गीय स्त्री की दुविधा। तो स्टूडेंट, जो माँ है वो न तो दुख खोलकर कह सकती है और न ही किसी से सहायता मांगती है। तो वो न तो खुलकर विरोध कर सकती है, न अपनी पीड़ा व्यक्त कर सकती है। वह कर्तव्य और आत्मसम्मान के बीच ही झूलती रहती है। तो स्टूडेंट, ये जो कहानी है, ये जो स्थिति है, केवल उस माँ की नहीं है बल्कि हजारों भारतीय माताओं की सच्चाई है जो कि उनकी भावनाओं को कोई पहचान नहीं देता। तो स्टूडेंट, यही था मध्यम वर्गीय स्त्री की दुविधा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मध्यम वर्गीय जीवन का यथार्थ को लेकर। तो चीफ की दावत केवल एक परिवार की कहानी नहीं बल्कि पूरे समाज का चित्रण है। तो स्टूडेंट, यह है हमारे मध्यम वर्गीय
जीवन की आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव और दिखावटी सभ्यता का एक जीवंत दस्तावेज। और इस पूरे ढांचे की जो सबसे बड़ी शिकार थी वो थी माँ। तो इसमें भीतर से संघर्ष, अभाव, दिखावा और मानसिक तनाव से भरा हुआ है। माँ जैसे पात्र इसी वर्ग की संवेदना और सहनशीलता की प्रतिमूर्ति है। तो स्टूडेंट यही था हमारा मध्यम वर्गीय समाज का यथार्थ। अब हम बात कर लेते हैं इसकी भाषा और शैली को लेकर। तो भीष्म साहनी ने कहानी को सरल, संवादात्मक और यथार्थवादी शैली में लिखा है। तो भाषा जो थी वो सरल और बोलचाल की थी, शैली यथार्थवादी थी, कोई भी बनावट नहीं थी। भाषा सीधे दिल, भावनाएं जो थी वे सीधे दिल तक पहुंच रही थी। तो स्टूडेंट, माँ का दर्द शब्दों से ज्यादा उसकी चुप्पी में दिखाई देता है। तो कहानी का संवेदनात्मक चरम माँ के मौन और उसकी थकान में प्रकट होता है, जहां पर पाठक को लगता है कि उसने वर्षों से अपने अस्तित्व को परिवार के लिए मिटा दिया है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा भाषा और शैली। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे आंसर के एक छोटे से निष्कर्ष के बारे में बात कर लेते हैं। और अंत में हम कह सकते हैं कि जो हमारी चीफ की दावत कहानी है, ये मध्यम वर्गीय स्त्री के मौन जीवन और उसके त्याग और संघर्ष की झलक है। तो स्टूडेंट, माँ जो थी वो सबके लिए जीती है, सब कुछ सहती है, लेकिन कभी केंद्र में नहीं आ पाती। तो यह कहानी बताती है कि जो भारतीय माँ है स्टूडेंट, जो भारतीय स्त्री है, वो केवल घर चलाने वाली या घर की सजावट नहीं है, बल्कि उस घर की आत्मा भी है। और सब उससे जो कि सबकी खुशियों का आधार बनती है, पर स्वयं कभी केंद्र में नहीं आती। और स्टूडेंट, ये मध्यम वर्गीय परिवार की उस स्त्री की कहानी जो कि अपनी भावनाओं, आवश्यकताओं और अस्तित्वों का बलिदान करके दूसरों की खुशियों में अपनी खुशियां ढूंढती है। तो स्टूडेंट, ये जो कहानी है भारतीय नारी के त्याग, सहनशीलता और मौन संघर्ष का एक सजीव दस्तावेज है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है लैला सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा प्लाटून का जवान कहानी में लैला सिंह के त्याग और वीरता का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हमसे एक तरीके से लैला सिंह का चरित्र चित्रण ही पूछा गया है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो परिचय में हम देखेंगे प्लाटून का जवान प्रसिद्ध लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखित एक मार्मिक और देशभक्ति से ओतप्रोत कहानी है। तो प्लाटून का जवान हिंदी साहित्य के एक अत्यंत मार्मिक और देशभक्ति से ओतप्रोत कहानी है। इसके लेखक है हमारे चंद्रधर गुलेरी जी। और इस कहानी का जो नायक है वो हमारा लैला सिंह है, और जो कि एक कोई राजकुमार नहीं, कोई बड़ा अफसर नहीं, बल्कि एक साधारण सा भारतीय सैनिक है, जो कि वीरता, कर्तव्य निष्ठा, त्याग और मानवता का प्रतीक है। तो स्टूडेंट, जो हमारा इतिहास है वो हमारा साधारण लोगों के असाधारण त्याग से ही बनता है। तो स्टूडेंट, प्रसाद जी ने इस पात्र के माध्यम से ये दिखाया कि सच्चा वीर वही वह नहीं है जो युद्ध में लड़ता है, बल्कि वह है जो कि मानवता, प्रेम और आत्म बलिदान की भावना रखता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है लैला सिंह का परिचय। तो स्टूडेंट, लैला सिंह का परिचय देख लेते हैं। लैला सिंह भारतीय सेना का एक साहसी, ईमानदार और अनुशासित जवान है। तो लैला सिंह ब्रिटिश सेना की एक प्लाटून में कार्यरत भारतीय सिपाही है। तो स्टूडेंट, बाहर से वह एक सामान्य व्यक्ति लगता है, लेकिन अंदर से वो एक दृढ़, संवेदनशील, कर्तव्यनिष्ठ और अत्यंत मानवीय व्यक्ति है। उसके जीवन का स्टूडेंट एक ही लक्ष्य है, कर्तव्य निभाना, चाहे कीमत कुछ भी हो। तो यही था हमारा लैला सिंह का परिचय। इसके बाद सेकंड हमारा आता है लैला सिंह का चरित्र चित्रण। तो अब हम लैला सिंह का चरित्र चित्रण कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात आती है वो एक कर्तव्यनिष्ठ सैनिक था। तो लैला सिंह अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह समर्पित है। तो लैला सिंह का सबसे बड़ा गुण है कर्तव्यनिष्ठता। जब उसका अफसर कैप्टन ह्यूज युद्ध में घायल हो जाता है, तो तब लैला सिंह के पास दो रास्ते होते हैं। पहला तो स्टूडेंट उसके पास होता है कि वो अपनी जान बचाकर पीछे हट जाए, दूसरा होता है जान जोखिम में डालकर अफसर को बचाए। तो स्टूडेंट, उस समय पर जो लैला सिंह है वो बिना एक पल सोचे दूसरा रास्ता चुनता है। यह दिखाता है कि जो उसका कर्तव्य भाव है वो जीवन से बड़ा है, यानी कि उसके कर्तव्य भाव और निस्वार्थ सेवा का प्रमाण है। तो यही था कर्तव्यनिष्ठ सैनिक। इसके बाद सेकंड हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है वीरता और साहस का प्रतीक। तो स्टूडेंट, लैला सिंह की जो वीरता है वो केवल
ताकत की नहीं बल्कि हौसले की एक वीरता है। तो वह जानता है कि दुश्मन से घिरे क्षेत्र में जाना लगभग मृत्यु को आमंत्रण देना था, यानी कि यह कार्य असंभव है, फिर भी वह अपने सैनिक धर्म और वीरता की भावना से प्रेरित होकर आगे बढ़ता था। तो स्टूडेंट उसकी जो ये वीरता थी वो किसी स्वार्थ या इनाम की नहीं थी, बल्कि मानवता और कर्तव्य निष्ठता की थी, क्योंकि सच्चा सैनिक डर को जीतकर आगे बढ़ता है और यही वीरता किसी इनाम या पद के लिए नहीं बल्कि मानवता और कर्तव्य के लिए थी। थर्ड हमारा जो आता है वो आता है त्याग की भावना। तो लैना सिंह का सबसे बड़ा गुण उसका निस्वार्थ त्याग है। तो स्टूडेंट लैना सिंह का जो त्याग है वही कहानी के आत्मा है। तो वह अपने अफसर को बचाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे देता है और उसका जो ये बलिदान है ये केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि मानवता और कर्तव्य और सैनिक धर्म के लिए था। तो यही जो त्याग था स्टूडेंट वो उसे अमर बनाते रहता है। उसके भीतर कोई भी द्वेष या घृणा नहीं है, वह सबके प्रति समान भाव और संवेदना रखता है। तो यही थी त्याग की भावना। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है मानवता और संवेदनशीलता। तो लैना सिंह केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक संवेदनशील मनुष्य भी है। तो स्टूडेंट लैना सिंह जो था वो केवल एक युद्ध मशीन नहीं था, उसके अंदर करुणा थी, उसके अंदर दया थी, उसके अंदर साथी सैनिकों के प्रति अपनापन था। तो वह हर किसी के दुख को समझता था, हर किसी की मदद के लिए तैयार होता था। तो स्टूडेंट यही कारण है कि वह सिर्फ एक सैनिक नहीं बल्कि एक महान इंसान भी था। तो ये था मानवता और संवेदनशीलता। इसके बाद फिफ्थ आता है देशभक्ति और आत्मगौरव। तो स्टूडेंट भले ही जो हमारा लैना सिंह था वो अंग्रेजी सेना में कार्यरत है, लेकिन उसका जो दिल था वो भीतर से भारतीय था और देश प्रेम की भावना से कूट कूट कर भरा हुआ था। तो वही साबित करता है कि सच्ची देशभक्ति या सच्ची वीरता किसी वर्दी या किसी झंडे या किसी पद से नहीं बल्कि हमारे कर्तव्य और त्याग से ही जन्म लेती है। तो यही था देशभक्ति और आत्मगौरव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है लैना सिंह के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं को लेकर। तो अब हम लैना सिंह के चरित्र की प्रमुख विशेषता की बात करें तो वो कर्तव्यनिष्ठ और अनुशासित शासक सैनिक था, निर्भीक और निडर योद्धा था, साथ ही निस्वार्थ त्यागी और मानवतावादी था। वो सहृदय नरम और संवेदनशील व्यक्तित्व उसका था, सच्चे अर्थों में वीर और प्रेरणा स्रोत हम उसको कह सकते हैं। तो यही सभी थी हमारे लैना सिंह के चरित्र की प्रमुख विशेषता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है लेखक की दृष्टि को लेकर। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लैना सिंह के माध्यम से यह दिखाया कि वीरता केवल शास्त्र बल से नहीं बल्कि त्याग प्रेम और सेवा में निहित होती है। तो लैना सिंह के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि वीरता का अर्थ केवल युद्ध जीतना नहीं बल्कि मानवता की रक्षा करना है। तो उन्होंने लैना सिंह को एक आदर्श सैनिक और साथ ही एक आदर्श मानव के रूप में प्रस्तुत किया। उसकी जो मृत्यु है वो दुखद है परंतु उसकी जो वीरता है वो अमर है। तो स्टूडेंट यही थी लेखक की दृष्टि। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम देखेंगे प्लाटून का जवान के नायक लैना सिंह का चरित्र कर्तव्य त्याग वीरता और मानवता का अद्भुत संगम है। तो स्टूडेंट लैना सिंह का चरित्र इन सभी का एक संगम है। वो हमें सिखाता है कि सच्ची वीरता किसी तलवार से नहीं बल्कि उस हृदय की मानवता से होती है। तो उसके जीवन का संदेश यही था कि दूसरों के जीवन के लिए अपना जीवन अर्पित कर देना ही सच्ची वीरता है। तो इसलिए जो लैना सिंह है वो केवल एक कहानी का पात्र नहीं बल्कि हर भारतीय सैनिक की एक आत्मा भी है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया एक दुराशा निबंध में निहित व्यंग की समीक्षा कीजिए, अथवा एक दुराशा निबंध में लेखक ने समाज की किस प्रवृत्ति पर व्यंग किया है स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो परिचय में हम देखेंगे एक दुराशा प्रसिद्ध निबंध बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखित एक सशक्त व्यंग्यात्मक निबंध है। तो स्टूडेंट एक दुराशा जो हमारा निबंध है ये हिंदी साहित्य का एक प्रभावशाली व्यंग्यात्मक निबंध है और इसके जो लेखक है वे है बाल मुकुंद गुप्त जी। और वे हिंदी लेखक के उन लेखकों में से है जिन्होंने हंसी के माध्यम से समाज की सबसे कड़वी सच्चाइयों को उजागर किया है। तो इस निबंध में लेखक ने आधुनिक समाज के जो पाखंड है यानी कि जो उसके स्वार्थी प्रकृति है, जो नैतिक पतंग है, इन सभी पर एक तीखा व्यंग्य किया है। तो स्टूडेंट जिसमें लोग उच्च आदर्शों की बात करते तो है पर व्यवहार में अत्यंत स्वार्थी, अवसरवादी और नैतिक रूप से गिर चुके हैं। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक परिचय छोटा सा।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है शीर्षक का अर्थ और उसके उद्देश्य को लेकर। तो निबंध का शीर्षक एक दुराशा अर्थात एक बुरी या असंभव आशा स्वयं में ही व्यंग्यपूर्ण है। तो दुराशा का अर्थ होता है एक ऐसी आशा जो कभी पूरी ना हो। तो लेखक की यह दुराशा है कि शायद कभी समाज में ईमानदारी, सच्चाई और इंसान सच में इंसान बन जाए। लेकिन लेखक खुद जानता है कि ये जो उम्मीद है ये लगभग असंभव है। वह इस कल्पना पर व्यंग करता है। तो स्टूडेंट, शीर्षक के माध्यम से लेखक ने स्पष्ट किया कि आज का जो समाज है वो आदर्शों से बहुत दूर जा चुका है और यह असंभव उम्मीद इस निबंध का सबसे बड़ा व्यंग है। तो यही था शीर्षक का अर्थ और उद्देश्य। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है निबंध की विषय वस्तु को लेकर। तो लेखक इस निबंध में एक ऐसे समाज का चित्रण करता है जहां लोगों की नैतिकता बातें करता है पर व्यवहार में अनैतिकता फैलाते हैं। तो स्टूडेंट, ऐसे समाज का चित्र प्रस्तुत करते हैं हमारे बाल मुकुंद जी, जहां पर लोग आदर्श की बातें करते हैं लेकिन व्यवहार में स्वार्थी होते हैं, ईमानदारी का उपदेश देते हैं पर खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए होते हैं। तो लेखक एक ऐसे वातावरण में सच्चे और ईमानदार व्यक्ति के असहज ध्यान को दिखाते हैं। ऐसे व्यक्ति को समाज मूर्ख या पागल समझता है। तो यही था हमारा निबंध की विषय वस्तु। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है समाज की प्रवृत्ति पर व्यंग। तो अब हम समाज की प्रवृत्तियों पर व्यंग देख लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे आदर्श और व्यवहार में विरोधाभास। तो स्टूडेंट, बाल मुकुंद गुप्त ने दिखाया कि आज के समाज में लोग आदर्शों की बात केवल दिखावे के लिए करते हैं। तो आज का समाज जो कि कहता है वह करता नहीं, बोलता है सच बोलो लेकिन करता है झूठ और छल। तो लेखक इसी दोहरे चरित्र पर एक तीखा व्यंग करता है। वो यह दोगलापन्नी निबंध का मुख्य व्यंग बिंदु है। सेकंड हमारा आता है भ्रष्टाचार और स्वार्थ की प्रवृत्ति। तो बाल मुकुंद गुप्त जी जो है वे सरकारी तंत्र, अफसरशाही, आम जीवन में फैले जो भ्रष्टाचार है उन सभी पर उनको उजागर करता है और यहाँ पर ईमानदार व्यक्ति पीछे रह जाता है और चालाक व्यक्ति आगे निकल जाता है। तो यह व्यवस्था ईमानदारी की अयोग्यता यानी कि समझदार, उन्होंने ईमानदार व्यक्ति को यहाँ समझदार नहीं माना। तो स्टूडेंट, यही था भ्रष्टाचार और स्वार्थ की प्रवृत्ति। इसके बाद थर्ड हमारा आता है नैतिक पतन और पाखंड। तो लेखक व्यंग्यपूर्ण होकर कहते हैं कि जो आज का मनुष्य है स्टूडेंट, वो केवल पाप करके भी पुण्य का दिखावा करता है। तो वो इतना चतुर हो गया है कि वह पाप करके भी पुण्य की मुद्रा में रहता है। तो ये जो पंक्ति है समाज के नैतिक पतन की एक सजीव झलक है। तो यही था नैतिक पतन और पाखंड। इसके बाद फोर्थ आता है लेखक की दुराशा। तो लेखक की यह दुराशा है कि शायद कभी लोग सच में ईमानदार, निष्कपट और संवेदनशील बनेंगे, कि कभी समाज सुधर जाएगा। लेकिन स्टूडेंट, ये जो आशा है ये खुद लेखक को भी अव्यावहारिक लगती है। यही विडंबना, यही विरोधाभास इस निबंध को अधिक प्रभावशाली और मुख्य व्यंग्यात्मक सार बना देती है। तो यही था हमारा लेखक की दुराशा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है निबंध की भाषा और शैली को लेकर। तो एक दुराशा जो निबंध है इसकी भाषा है सरल, व्यंग्यपूर्ण और जन भाषा। तो स्टूडेंट, बाल मुकुंद गुप्त जी की विशेषता यही है कि वे हंसाते भी है और वे सोचने पर मजबूर भी कर देते हैं। तो उनके व्यंग में कटाक्ष तो है पर कटुता नहीं है। उनकी जो भाषा है वो लोक जीवन की गंध, मुहावरेदार अभिव्यक्ति और सजीव चित्रण है जो कि पाठक को हंसाते हुए सोचने पर विवश कर देती है। तो यही था निबंध की भाषा और शैली। इसके बाद हमारा आता है निबंध का उद्देश्य। तो स्टूडेंट, लेखक का उद्देश्य कोई मनोरंजन नहीं था। वे चाहते थे कि समाज अपनी सच्चाई पहचाने, अपनी गलतियों पर शर्मिंदा और नैतिकता की ओर लौटे। तो उनका जो व्यंग है वो संवेदनशील हृदय की पीड़ा से निकला है जो कि समाज को सुधारना चाहता है। तो स्टूडेंट, यही था निबंध का उद्देश्य। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम देखेंगे कि जो हमारा ये निबंध है ये हमारे आधुनिक समाज का आईना है। ये हमें बताता है कि आदर्श, ईमानदारी, सच्चाई ये केवल आज शब्द बनकर रह गई है। तो लेखक की जो दुराशा है स्टूडेंट, वो असल में समाज सुधार की एक गहरी उम्मीद है। और यही हमें जो निबंध है ये हमें सिखाता है कि हंसी के भीतर भी एक आक्रोश छिपा है और व्यंग के पीछे समाज सुधार की गहरी वेदना। तो स्टूडेंट, हंसी के पीछे भी एक गहरा आक्रोश छुपा हो सकता है और व्यंग समाज को बदलने का सबसे सशक्त हथियार हो सकता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया मजदूरी और प्रेम निबंध का सारांश लिखिए अथवा
मजदूरी और प्रेम निबंध में सरदार पूर्ण सिंह द्वारा प्रस्तुत सामाजिक संदेश पर प्रकाश डालिए। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से लिख लेते हैं। तो परिचय में हम लिखेंगे सरदार पूर्ण सिंह हिंदी साहित्य के यथार्थवादी लेखक माने जाते हैं, जिन्होंने समाज के सच्चे स्वरूप को अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया। तो सरदार पूर्ण सिंह हिंदी साहित्य के एक ऐसे लेखक है जो कि समाज की सच्चाइयों को बिना सजावट सीधे दिल तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो स्टूडेंट, उनका जो मजदूरी और प्रेम निबंध है उसमें इन्होंने जीवन के दो सबसे जरूरी स्तंभ बताया। फर्स्ट उन्होंने श्रम यानी कि मजदूरी और दूसरा प्रेम यानी कि स्नेह। तो स्टूडेंट, लेखक कहते हैं कि धन से नहीं, पद से नहीं, बल्कि ईमानदार व्यक्ति से ही और सच्चे प्रेम से ही मनुष्य को असली सुख मिलता है। तो वे इस निबंध के माध्यम से समाज में श्रम की प्रतिष्ठा और स्वार्थ रहित प्रेम की आवश्यकता पर बल देते हैं। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में हम सबसे पहले बात करेंगे मजदूरी का महत्व लेकर। तो स्टूडेंट, जो सरदार पूर्ण सिंह जी है वे कहते हैं कि मजदूरी सिर्फ कोई शारीरिक काम नहीं है, बल्कि वो आत्मसम्मान का भी एक प्रतीक है। तो एक मजदूर सुबह सुबह निर्माण स्थल पर काम करता है, उसके हाथों में छाले है लेकिन उसके आंखों में आत्मगौरव है कि वह किसी पर बोझ नहीं है। तो लेखक कहते हैं स्टूडेंट कि जो मेहनत से कमाया गया है वही हमारा सुख टिकाऊ होता है, यानी कि वही हमारा स्थायी सुख होता है। तो चाहे काम छोटा हो या बड़ा हो, अगर वो ईमानदारी से किया गया है तो वही हमारे सम्मान के योग्य कार्य है। तो यही हमारे मजदूरी का महत्व हमारे सरदार पूर्ण सिंह जी ने बताया है। इसके बाद सेकंड हमारा आता है प्रेम का महत्व। तो प्रेम का क्या महत्व बताया उन्होंने? तो उन्होंने कहा है कि अगर जीवन में केवल मेहनत हो लेकिन प्रेम न हो तो जो जीवन है वो मशीन जैसा बन जाता है। तो एक पिता दिन रात मेहनत करता है, लेकिन अगर वह अपने बच्चों से दो प्यार के शब्द ना बोले तो घर में सब कुछ होते हुए भी खुशी नहीं होती। तो स्टूडेंट, सच्चा प्रेम वही है जो कि निस्वार्थ हो, संवेदनशील हो और दूसरों के दुख को अपना समझने वाला तो प्रेम ही मनुष्य को समाज से जोड़ता है और जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। तो यही था प्रेम का महत्व। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है समाज में असमानता की आलोचना को लेकर। तो सरदार पूर्ण सिंह जी जो है वे उस सच्चाई पर सवाल उठाते हैं स्टूडेंट जहां पर मजदूर सबसे ज्यादा काम करता है लेकिन सबसे कम सम्मान पाता है। तो बड़ी बड़ी इमारतें मजदूर बनाते हैं लेकिन नाम किसी और का होता है। तो लेखक इसे सामाजिक अन्याय मानते हैं और वे चाहते हैं कि श्रम करने वाले पर भी बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। तो लेखक यह अन्यायपूर्ण स्थिति बदलने की प्रेरणा देता है। तो यही था समाज में असमानता की आलोचना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है श्रम और प्रेम का संतुलन को लेकर। तो स्टूडेंट, लेखक बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि अगर आप केवल श्रम करोगे, प्रेम नहीं होगा तो वो एक नीरस जीवन होगा, और अगर आप केवल प्रेम करोगे, श्रम नहीं करोगे तो वो जीवन आलसी होगा। तो जो श्रम और प्रेम है यही हमारे पूर्ण जीवन का एक, दोनों का समावेशी हमारा एक पूर्ण जीवन है। तो एक शिक्षक अगर मेहनती है और छात्रों से प्रेम भी करता है तो वही शिक्षक अच्छे अर्थों में महान होता है। तो ये था श्रम और प्रेम का संतुलन। इसके बाद फिफ्थ आता है सामाजिक संदेश। तो जो हमारे सरदार पूर्ण जी है उन्होंने इस निबंध का सबसे बड़े संदेश दिया है कि जो मेहनत है उसके बिना सम्मान नहीं और प्रेम के बिना शांति नहीं है। तो बिना श्रम के जीवन में सम्मान नहीं और बिना प्रेम के जीवन में शांति नहीं। तो अगर समाज का हर व्यक्ति ईमानदारी से काम करेगा, तो दूसरों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करेगा, तो एक न्यायपूर्ण और तभी हमारे समाज में मानवीय समाज वो बन पाएगा। तो वे श्रम को सर्वोच्च धर्म और प्रेम को मानवता का आधार मानते हैं। तो यही था हमारा सामाजिक संदेश। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष या एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में हम देखेंगे कि स्टूडेंट, जो हमारे सरदार पूर्ण सिंह जी है वे हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख हमारे धन में नहीं या किसी पद में नहीं बल्कि मेहनत और प्रेम में छुपा हुआ है। तो मजदूरी हमें आत्मनिर्भर बनाती है पर प्रेम हमें इंसान बनाता है। तो यही कारण है कि जो मजदूर और प्रेम है स्टूडेंट, ये दोनों केवल एक निबंध ही नहीं बल्कि एक जीवन जीने की भी सीख है। तो इसी प्रकार से जो हमारा सरदार पूर्ण सिंह जी है उन्होंने एक आदर्श समाज की परिकल्पना की जहां पर सबके साथ समानता, सम्मान और प्रेम का व्यवहार हो। तो स्टूडेंट, ये केवल जीवन का एक सच्चा सूत्र दिया है कि श्रम बिना सम्मान नहीं और प्रेम बिना मानवता नहीं। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष स्टूडेंट, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 6 भी कंप्लीट होता है।
तो यही था हमारा आंसर नंबर 6। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है, रेखा चित्र विधा के आधार पर बीबीए की आलोचना कीजिए अथवा बीबीए रेखा चित्र में ग्रामीण जीवन और स्त्री संवेदना का चित्रण कीजिए। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो स्टूडेंट परिचय में हम देखेंगे कि जो महादेवी वर्मा है वे हिंदी साहित्य की प्रमुख छायावादी लेखक है। तो महादेवी वर्मा की ही जो उनका रेखा चित्र है वे केवल एक कल्पना नहीं बल्कि एक जीवन की सच्चाई होती है। तो जो हमारा बीबीए है स्टूडेंट वो भी हमारा एक ऐसा ही रेखा चित्र है जिसमें लेखक ने ग्रामीण जीवन, स्त्री संवेदना और मातृत्व की भावना को बेहद कोमलता से प्रस्तुत किया है। तो यह जो रचना है ये हमें सिखाते हैं कि शिक्षा या धन नहीं बल्कि जो हमारी संवेदना है वो ही मनुष्य को महान बनाती है। तो इस रेखा चित्र में यथार्थ, करुणा और संवेदना का सुंदर संगम हमें देखने को मिलता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी या मुख्य भाग का आता है। तो मेन बॉडी में हम सबसे पहले बात करेंगे रेखा चित्र विधा की विशेषताओं के बारे में। तो स्टूडेंट रेखा चित्र का उद्देश्य किसी व्यक्ति या जीवन चित्र को संक्षिप्त रूप में सजीव बनाना होता है। तो रेखा चित्र एक तरीके से वो विधा है जिसमें घटनाएं कम होती है और भावनाएं अधिक होती है। तो इसमें चरित्र का भावनात्मक चित्रण, लेखक की आत्मीय दृष्टि और सरल और संवेदनशील भाषा मुख्य होती है। तो स्टूडेंट जो हमारा बीबिया है वो इन सभी गुणों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो यही था स्टूडेंट हमारा रेखा चित्र विधा की विशेषता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है बीबिया का चरित्र चित्रण। तो स्टूडेंट अब हम बीबिया का चरित्र चित्रण देख लेते हैं। और चरित्र चित्रण में अगर हम बात करें तो जो बीबिया थी वो एक साधारण ग्रामीण स्त्री थी, गरीब थी, अनपढ़ थी लेकिन दिल से बहुत अमीर थी। तो स्टूडेंट वह खुद अभाव में जीती है फिर भी किसी दिक्कत होकर उसका दिल पिघल आता है। तो उसके भीतर माँ की ममता और एक तरीके से स्त्री की करुणा और इंसानियत की गहराई हमें देखने को मिलती है। तो वह बिना कुछ कहे सब कुछ सह लेती और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। तो यही थी बीबिया का चरित्र चित्रण। इसके बाद सेकंड आता है हमारा, थर्ड आता है ग्रामीण जीवन का चित्रण। तो महादेवी वर्मा जी जो है वे बीबिया में बिहार के ग्रामीण जीवन का अत्यंत चित्रण करती है। वे वहाँ की बिना सजावट के प्रस्तुत उसे करती है। वहाँ के मिट्टी के घर, खेत खलियान, पशु, सादगी भरा जीवन, यानी कि यहाँ गरीबी है पर यहाँ पर बहुत ज्यादा संघर्ष भी है। तो यहाँ पर आपसी अपनापन और मानवीय संबंध भी हमें देखने को मिलता है। तो इस रचना में गांव का जीवन एक जीवन दृश्य की तरह पाठक के सामने उभरता है। तो यही था हमारा ग्रामीण जीवन का चित्रण। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है स्त्री संवेदना पर का चित्रण। तो बीबीए के माध्यम से जो लेखक है वो स्त्री के त्याग, मातृत्व के भावना को दिखाती है। तो बीबीए केवल एक स्त्री नहीं बल्कि भारतीय नारी की आत्मा है। वह दूसरों के बच्चों में भी अपने बच्चों को देखती थी। वो भले ही अशिक्षित थी पर उसमें मानवता और भावनात्मक शक्ति बढ़ी हुई थी। तो स्टूडेंट उसकी जो संवेदना थी वो किसी जाति, धर्म या रिश्तों से ऊपर होती थी। और महादेवी वर्मा जी दिखाती है कि स्त्री की जो असली शक्ति है वो उसकी करुणा और सहनशीलता में है। तो वो केवल सहनशील ही नहीं बल्कि संवेदनशील और जीवन दायिनी शक्ति के रूप में भी उन्होंने प्रस्तुत किया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं भाषा और शैली की। तो महादेवी वर्मा जी की जो भाषा थी वो बहुत ही सरल, सजीव, भावपूर्ण और ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई थी। तो उनकी जो शैली थी स्टूडेंट उसमें कोई भी बनावट नहीं, कोई भी कृत्रिमता नहीं, बस जीवन की सच्ची तस्वीर थी। और यही सादगी इस रचना को और भी ज्यादा मार्मिक बनाती है। तो शैली में न कोई कृत्रिमता थी न बनावट, यही उसे उत्कृष्ट रेखा चित्र बनाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है रेखा चित्र विधा के आधार पर आलोचना। तो स्टूडेंट जो बीबिया है उसमें कथानक क्रम और चरित्र की भावनात्मक गहराई अधिक देखने को मिलती है जो कि रेखा चित्र की बहुत बड़ी विशेषता है। तो स्टूडेंट जो पाठक है वो बीबिया को सिर्फ पढ़ता नहीं बल्कि महसूस भी करता है। तो यह रचना मन में गहराई, सम्मान और आत्मचिंतन पैदा करती है। तो जो रचना में भावनात्मक सच्चाई, जीवन का यथार्थ और मानवता का गंध होता है, ये तीनों ही तत्वों का एक सुंदर मेल हमें इस रेखा चित्र में देखने को मिल जाता है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो अंत हम कह सकते हैं कि जो बीबिया है वो केवल एक ग्रामीण स्त्री का चित्र ही नहीं है बल्कि भारतीय नारी का जो त्याग, ममता और संवेदन का प्रतीक है वो भी हमारी बीबिया में हमने देखा। तो महादेवी वर्मा ने इस रेखा चित्र के माध्यम से हमें बताया कि जो सच्ची मानता है वो
शिक्षा या धन में नहीं बल्कि मानवीय करुणा में होती है। तो स्टूडेंट भाषा की सहजता, चरित्र की सजीवता और भावनाओं की गहराई इसी रचना को हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान प्रदान करती है। तो स्टूडेंट इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बीबिया है वो भारतीय ग्रामीण नारी की आत्मा का सजीव रेखा चित्र है, जो कि पाठक के मन में करुणा और आदर दोनों ही उत्पन्न करता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 7 कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 को बताने से पहले मैं आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम आपसे वीडियो के स्टार्टिंग बीच में कहीं भी 3 क्वेश्चन पूछेंगे गिववे के। तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के 3 स्टूडेंट्स को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। तो चलिए अब हम हमारे वे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है, हिंदी निबंध की नींव किस युग में रखी गई थी। तो जो हिंदी निबंध है उसकी नींव किस युग में रखी गई थी वो आपको बताना है। तो स्टूडेंट यही था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है वो आता है, हिंदी कहानी का स्वर्ण युग किसे माना जाता है। तो जो हमारी हिंदी कहानी का स्वर्ण युग है वो आपको बताना है कि हिंदी कहानी का स्वर्ण युग कौन सा है। इसी के साथ चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है। तो चीफ की जो दावत कहानी है उस कहानी के लेखक कौन है वो आपको बताना है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे तीनों क्वेश्चन, तो जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताने हैं। इसके बाद दोबारा हम हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो क्वेश्चन नंबर 8 रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है, सूखी डाली की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए, अथवा सूखी डाली मानव में कहानी में मानव जीवन की नश्वरता और संवेदनशीलता का चित्रण कीजिए। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। और परिचय में स्टूडेंट हम देखेंगे जो हमारी ये सूखी डाली कहानी है ये उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखी गई है और उनको एक मनोवैज्ञानिक कहानीकार भी कहा जाता है। तो इस कहानी में उन्होंने मानव जीवन की नश्वरता और उसकी संवेदनशीलता को प्रस्तुत किया है। और यहाँ पर जो कहानी का केंद्र है वो एक सूखी डाली यानी कि टूटी हुई शाखा का प्रतीकात्मक प्रयोग है, जिसके माध्यम से उन्होंने जीवन और मृत्यु के दर्शन को समझाया है। तो स्टूडेंट ये जो कहानी है ये हमें ये बताती है कि जीवन कितना अस्थायी है और संवेदना ही उसका सच्चा अर्थ है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मुख्य भाग यानी कि मेन बॉडी का आता है। तो मेन बॉडी में हम सबसे पहले बात करेंगे कहानी का सारांश। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो कहानी है वो एक सूखी डाली से रिलेटेड है, जो कि पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाती है और उस डाली को देखकर जीवन की क्षणभंगुरता पर विचार करने लगता है। तो लेखक को महसूस होता है कि जैसे वह डाली अपने वृक्ष से अलग होकर जीवनहीन हो गई, वैसे ही जो एक मनुष्य है वो भी एक ना एक दिन इस मिट्टी में मिल ही जाना है। तो स्टूडेंट लेखक ने इस साधारण दृश्य के माध्यम से जीवन और मृत्यु के गहरे सत्य को उजागर किया है। तो यही था हमारा कहानी का सारांश, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा था मूल संवेदना। तो मूल संवेदना में हम बात करेंगे तो इसमें जीवन की नश्वरता और मृत्यु की अनिवार्यता के बारे में बात करी गई है। तो लेखक कहता है कि जो जीवन है वो एक तरीके की ऐसी धारा है जो कि जन्म से मृत्यु तक चलती है। तो जो इसका अंत है वो मृत्यु पर आना ही एक इसका स्वाभाविक अंग है। तो ये हमें बताता है कि जो हमारा अहंकार, शक्ति और जो मोह है वो किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि एक दिन ना एक दिन सबको समाप्त होना ही है। तो फिर भी जीवन को सुंदर और अर्थपूर्ण बनाने का जो माध्यम है वो संवेदना, प्रेम और मानवता का ही है। तो स्टूडेंट यही था हमारा मूल संवेदना। इसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक आता है वो आता है जीवन और मृत्यु का प्रतीकात्मक चित्रण। तो इसमें जीवन और मृत्यु को सूखी डाली के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जब तक जो डाली है वो पेड़ से जुड़ी थी वह हरी भरी और जीवन से भरी थी, लेकिन जब वो अलग हो गई तो यही हमारे जीवन का एक सत्य है। तो लेखक इस छोटे से प्रतीक के माध्यम से बताते हैं कि मनुष्य भी जब तक समाज, प्रेम और संवेदना से जुड़ा है तब तक ही वो जीवित है। तो जैसे ही वह संबंधों और संवेदनाओं से अलग होता है वह भीतर से सूख जाता है। तो यही था हमारा जीवन और मृत्यु का प्रतीकात्मक चित्रण। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मानव जीवन की संवेदनशीलता। तो जो कहानी का नायक है वो एक साधारण दृश्य देखकर प्रभावित हो जाता है और इसका उद्देश्य है कि संवेदनशील मनुष्य ही जीवन के अर्थ को समझ सकता है। तो स्टूडेंट जो भी व्यक्ति जीवन की क्षणभंगुरता को समझ लेता है वो ये एक अच्छा जीवन जी पाता है। तो कहानी के माध्यम से लेखक ने पाठक को आत्मचिंतन की दिशा में प्रेरित किया है। तो यही थी मानव जीवन की संवेदनशीलता। जिसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दार्शनिक दृष्टि और भावनात्मक प्रभाव को लेकर। तो उन्होंने सरल भाषा में बहुत ही गहरी बात कही है। उन्होंने कहा कि जीवन, मृत्यु और संवेदना इन तीनों को
संतुलन ही इन्होंने इस रचना में दिखाया हुआ है। तो पाठक को लगता है कि जीवन केवल भोग या संघर्ष ही नहीं बल्कि एक संवेदनात्मक अनुभव भी है। तो इसी कारण से इस कहानी में गहरी करुणा और आत्मीयता का भाव हमें देखने को मिल जाता है। तो यही था हमारा दार्शनिक दृष्टि और भावनात्मक प्रभाव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा भाषा और शैली का आता है। तो इसकी जो भाषा थी वो सरल प्रतीकात्मक और भावनात्मक थी और उन्होंने इसका अत्यंत साधारण दृश्य को दार्शनिक अर्थ प्रदान किया था। साथ ही अगर हम इनकी शैली की बात करें तो इनकी शैली में गंभीरता, सहजता और काव्यात्मक सौंदर्य हमें देखने को मिले, जिससे कि जो कहानी थी उसमें भी गहराई बढ़ जाती है। तो यही थी हमारी भाषा और शैली। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में हम कहेंगे कि सूखी डाली कहानी मानव जीवन के नश्वर स्वरूप और संवेदना की शक्ति का एक उत्कृष्ट चित्रण है। तो यहाँ पर जो लेखक है वो कहता है कि जो जीवन है वो कुछ ही क्षण भर का है, इसलिए जो भी हमारा अहंकार, जो स्वार्थ है वो सब वेस्ट है, क्योंकि जीवन के चक्र का स्वाभाविक पड़ाव ही हमारा मृत्यु है। तो अगर जो मनुष्य है वो संवेदनशील, प्रेम और करुणा में बनेगा तो जीवन का हर क्षण सार्थक हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन दर्शन की एक गहन अनुभूति है। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन क्षणिक है पर संवेदना उसे अमर बना देती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे टिप्पणी लिखनी है, जिसमें हमने दो चीजों पर टिप्पणी ली है। फर्स्ट हमारा चीफ की दावत में मध्यम वर्ग, और सेकंड उसने कहा था कहानी में प्रेम को लेकर। तो सबसे पहला था चीफ की दावत में मध्यम वर्ग। तो जैसे कि मैंने आपको ये बताया था, जो ये कहानी है भीष्म सहानी की है, और इसमें उन्होंने मध्यम वर्ग की मानसिकता, उसके द्वंद्व और दिखावे की प्रवृत्ति को प्रस्तुत किया है। तो स्टूडेंट उन्होंने बताया कि पार्टी के माध्यम से जो लेखक है वो समाज में व्याप्त दिखावटीपन, आडंबर और स्वार्थपूर्ण व्यवहार को उजागर करता है। अब मध्यम वर्ग का अगर इसमें चरित्र चित्रण करें तो मध्यम वर्ग समाज का वो वर्ग होता है जो ना तो ज्यादा अमीर होता है ना ज्यादा गरीब होता है। तो वह हमेशा अपने सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर ही चिंतित रहता है। तो स्टूडेंट जो चीफ की दावत है वो इसी वर्ग की सबसे बड़ी समस्या को दिखाता है, और वो अपने सीमित साधनों के बावजूद ऊंचे पदाधिकारियों को खुश करने और समाज में ऊंचा दिखने की कोशिश करता है। व्यंग्यात्मक प्रस्तुति में अगर हम बात करें तो इसमें जो लेखक है उसने मध्यम वर्ग की कृत्रिम सभ्यता और आत्म संघर्ष पर व्यंग किया है। वो अपने स्वाभिमान को ताक पर रखकर अधिकारियों की खुशामद करता है। तो ये एक तरीके का ऐसा प्रतीक है जहां आत्मसम्मान की जगह दिखावा और बनावटीपन हावी होता है। तो यही था व्यंग्यात्मक प्रस्तुति। इसके बाद नेक्स्ट आता है सामाजिक संदेश। तो लेखक ये संदेश देता है कि जो मध्यम वर्ग है उसको सच्चाई, सादगी और आत्मसम्मान नहीं छोड़ना चाहिए। केवल प्रतिष्ठा और मान्यता की चाह में व्यक्ति अपनी असल पहचान खो देता है। तो निष्कर्षतः हम यही कह सकते हैं कि जो ये हमारा कहानी है ये मध्यम वर्ग के आर्थिक, सामाजिक और मानसिक द्वंद्व को दिखाता है, और ये दिखावे की संस्कृति ने मध्यम वर्ग को खोखला बना दिया ये बताता है। तो लेखक ने व्यंग्य के माध्यम से ही समाज को आत्मचिंतन की दिशा में प्रेरित किया है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा क्या पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद सेकंड हमारा आता है उसने कहा था कहानी में प्रेम को लेकर। तो परिचय में हम यही लिखेंगे कि जो ये कहानी है ये एक मील का पत्थर मानी जाती है, और इसके जो लेखक है वे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है, और ये हमारी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। प्रेम का स्वरूप की अगर हम बात करें तो इसका जो कहानक है लेखनु लियानो, जो कि एक बाल्यकालीन प्रेम से किया गया वादा उसने कहा था जीवन भर निभाता है। तो उसका जो प्रेम है वो शब्दों से नहीं क्रम से व्यक्त होता है। तो वर्षों बाद जब वह युद्ध में स्त्री और पति और पुत्र से मिलता है तो उनके प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है। प्रेम की विशेषता ये थी कि जो प्रेम है न तो शारीरिक है न भावनात्मक है, बल्कि आत्मिक और नैतिक प्रेम है। तो उसका जो प्रेम था वो मानवता और वचन पालक का प्रतीक था। तो ये जो प्रेम था वो कर्तव्य के रूप में रूपांतरित हो जाता है, जो कि प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्ति मानी जाती है। फोर्थ आता है भावनात्मक गहराई। तो उसकी जो भावनाएं थी वे कोमल और संवेदनशील थी, उनमें मर्यादा, संयम और निष्ठा का भाव था। तो लेखक ने बताया कि सच्चा प्रेम मौन होता है परंतु बलिदान में व्यक्त होता है। तो ये थी भावनात्मक गहराई। इसके बाद हम निष्कर्षतः यही कह सकते हैं कि जो ये हमारी उसने कहा था कहानी थी ये विचार और निस्वार्थ के समर्पण को दिखाता है, और ये बताता है कि प्रेम केवल भाव ही नहीं बल्कि कर्तव्य और त्याग की अनुभूति भी है। तो इसीलिए इस कहानी में उन्होंने मध्यम वर्ग का दिखावटी और संघर्षशील चेहरा दिखाई देता है, जबकि उसने कहा था जो कहानी थी वो प्रेम का निस्वार्थ, त्यागमय और आत्मिक रूप था। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 9 भी कंप्लीट होता है।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आता है। तो अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया निम्नलिखित की से प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मेट बताऊंगा, तो फॉर्मेट से ही आपको समझ जाना है, क्योंकि ये जो पैराग्राफ है ये तो आपके हर बार चेंज होते ही है। तो आपसे किसी भी तरह का कोई एक ऐसा पैराग्राफ दे दिया जाएगा, तो उस पैराग्राफ को देकर आपसे पूछा जाएगा कि इसकी सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो आपको सप्रसंग व्याख्या किस तरीके से करनी है वो फॉर्मेट में आपको बता देता हूं। तो आपको सबसे पहले लिखना है प्रसंग। तो प्रसंग में आपको क्या लिखना है कि जो ये आपका पैराग्राफ है ये किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। जिस तरीके से इसमें लिखा है कि यह अंश प्रसिद्ध निबंधकार प्रेमचंद के इक्के के दो सिक्के पहिए से लिया गया है। या साथ ही इसमें बताया गया है कि इसमें क्या क्या विशेषता है इसकी निबंध की, तो वो आपको इसी तरीके से लिख देनी है। तो प्रसंग में लिखने के बाद आप संदर्भ लिखेंगे, तो संदर्भ में आप बता देंगे कि इस पंक्ति जो ये पंक्ति है, जो ये पैराग्राफ है, इसमें लेखक कहना क्या चाहता है। तो जिस तरीके से स्टूडेंट उन्होंने इसमें लिखा है कि वे कहते हैं कि अमृतसर के बाबू काउंटर वालों की बोली में मीठापन और मानवता है जो किसी के भी हृदय को छू सकती है। उसके बाद आप इसकी व्याख्या कर दें। व्याख्या में आपको क्या करना है, व्याख्या में आपको अपने शब्दों में इसको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि यहाँ पर कहते हैं कि लेखक कहते हैं कि बड़े शहरों और इक्के की गाड़ी चलाने वाले लोग अक्सर कठोर शब्दों और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरीके से आपको अपनी भाषा में व्याख्या कर देनी है। उसके बाद आपको भावार्थ बता देना है कि आखिर जो संदेश है या वो कहना क्या चाहता है, जो पंक्ति है उसमें लेखक कहना क्या चाहता है। तो जिस तरीके से इस अंश में प्रेमचंद ने मानवता और सह्यता का संदेश दिया है, तो इसी तरीके से आपको उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग देखना है कि इसमें लेखक कहना क्या चाहता है, उसको आपको भावार्थ में लिख देना है। उसके बाद आपको एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देना है। तो निष्कर्ष में आपको ये लिखना है कि जो भी इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, जो संदेश मिलती है, वो आपको लिख देना है। तो जैसे कि इसमें लिखा है कि वे बताते हैं कि सभ्य कहलाने वाले लोग भी सच्चे प्रेम और कोमलता का पाठ इन सरल मजदूरों से सीख सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको निष्कर्ष लिख देना है। उसी के साथ ही आपका ये जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन भी है, इसमें भी हमने इसी तरीके से लिखा। पहले हमने प्रसंग लिखा, प्रसंग में हमने लिख दिया कि ये जो निबंध है ये मजदूरी और प्रेम से लिया गया है और सरदार पूर्ण सिंह जी द्वारा लिखा गया है। इसी तरीके से फिर हमने इसका संदर्भ लिख दिया, जिसमें हमने बता दिया कि इसमें लेखक कहना क्या चाहता है। उसके बाद इसकी व्याख्या कर दी हमने, अपनी भाषा में इसको लिख दिया, इसको थोड़ा डिटेल में आपने बता दिया। उसके बाद आप इसका भावार्थ लिख देंगे, यानी कि इस जो पैराग्राफ का कहने का माध्यम है वो क्या कहना चाहते हैं। तो इस माध्यम से कहते हैं कि मानव जीवन की सार्थकता और प्रेम के श्रम के मिलन में है। तो इसी तरीके से आपको अपने पैराग्राफ का भी लिख देना है। उसके बाद हमारा आता है एक निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि ये जो अंश है ये सरदार पूर्ण सिंह की मानव केंद्रित सोच और श्रम के प्रति आदर भाव को व्यक्त करता है। स्टूडेंट इसी तरीके से निष्कर्ष लिखने के साथ ही जो आपका आंसर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसी के साथ ही हमारा आंसर नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे हिंदी गद्य विकास के विविध चरण, हिंदी बी सब्जेक्ट के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो कि आपके डायरेक्टली एग्जाम में आने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इन्हें ध्यान से समझा होगा और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। तो स्टूडेंट याद रखो हमारे लेक्चर फ्री है आपके लिए, एकदम फ्री। लेकिन अगर आप चाहते हो वेल ऑर्गेनाइज नोट्स जो कि एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है, तो बस गिवन नंबर पर मैसेज करो और अपने नोट्स सिक्योर करो। और हाँ, हर वीडियो में होता है एक स्पेशल गिववे, तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो और 3 लकी विनर्स बन सकते हो आप फ्री नोट्स के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको मिलते रहे एग्जाम फोकस अपडेट्स और ड्यू सोल के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड गिववे के विनर्स। टिल देन ऑल द बेस्ट, स्टे फोकस, स्टडी स्मार्ट और क्रश योर एग्जाम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।